मैं अभी एम्स रायपुर मेडिकल कॉलेज में हूँ। कैसा लग रहा है आपको कॉलेज का एनवायरनमेंट, वहाँ पे बच्चे काफ़ी कॉम्पिटिटिव नेचर के हैं या फिर आपका न्यूट्रल ओपिनियन था? कि यहाँ पे बहुत दिव्य एनवायरनमेंट है, उतने अच्छे होते हैं कुछ के और कुछ के नहीं होते हैं। लेकिन धीरे-धीरे आप शेड्यूल में ढल जाते हो। आचार्यकुलम के एनवायरनमेंट के बारे में बताइए कि आचार्यकुलम में मॉडर्न एजुकेशन को इंडियन कल्चर के साथ पैरेलली रखा जाता है। आचार्य ऋतम्बरा जी के द्वारा मुमकिन हो पाया है। आपने उस टाइम पे क्या किया था? मिस्टर प्रदीप जी ने मुझे पर्सनली काउंसिल किया था। कैसा एनवायरनमेंट है यहाँ का? शिक्षा, संस्कार, वैल्यूज़ जो होती हैं वो भी सिखाया जाता है। मेजर डिसीजन लेना होता है कि किस करियर में आपको जाना है। ह्यूमन बॉडी के बारे में और विस्तार में जानना था। प्रिपरेशन करें हम कहाँ से करें? काफ़ी कंपाउंड होता है जिससे काफ़ी परफॉर्मेंस में इफेक्ट पड़ता है। किस तरीके से दूसरे इंस्टीट्यूट से अलग है? दूसरे इंस्टीट्यूट में टॉपर को टॉपर बनाया जाता है, परंतु पतंजलि कैरियर एकेडमी में एवरेज स्टूडेंट को टॉपर बनाया जाता है। ओवरकम कैसे किया? हर बच्चा इंपॉर्टेंट होता है, हर बच्चे को पर्सनल अटेंशन मिलता है। वो किस प्रकार के होते हैं? योग के बाद हम काफ़ी फ्रेश फील करते थे। क्या अप्रोच रहता था? देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ योर सिस्टम्स। कैसा भोजन रहता है यहाँ पे? सात्विक रहने के बावजूद काफ़ी स्वादिष्ट भी रहता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमृत कुमार और आप सभी का पूरे दिल से स्वागत है इस पॉडकास्ट में। कभी सोचा है आपने एक ऐसा स्कूल जहाँ पे बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ मोरल वैल्यूज, कैरेक्टर बिल्डिंग और सेल्फ डिसिप्लिन भी सिखाया जाए, जहाँ पे एजुकेशन के अलावा योगा से हेल्थ, मेडिटेशन से माइंड और अपने इमोशन एनर्जी को भी बैलेंस करना सिखाया जाए, और साथ ही मिलता हो एक ही जगह पे एक ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ पे इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम IIT JEE और नीट के लिए भी प्रिपरेशन कराया जाए। वेल, तो गुड न्यूज़ है आपके लिए, क्योंकि आज हम एक ऐसे ही संस्थान के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है आचार्यकुलम और पतंजलि कैरियर एकेडमी। मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन का एक परफेक्ट संगम, जहाँ का शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार ही मूल आधार हो। आज हमारे साथ बैठे हैं एक ऐसे ही ब्रिलियंट एग्जाम्पल इस विजन का, जिनका नाम है आदित्य खैतान, जिन्होंने इसी सिस्टम से पढ़ाई करके फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट एग्जाम क्रैक किया है। तो चलिए सुनते हैं उसके इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में, एक कहानी मेहनत, डिसिप्लिन और डेडिकेशन की। तो नमस्कार आदित्य खैतान, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। ओम सर, धन्यवाद। तो मुझे थोड़ा कॉलेज के बारे में बताइए कि आप अभी किस कॉलेज में हैं और आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं अभी एम्स रायपुर मेडिकल कॉलेज में हूँ, जो रायपुर छत्तीसगढ़ में है। वहाँ पे मैं MBBS की डिग्री परस्यू कर रहा हूँ। ओके, तो कैसा लग रहा है आपको कॉलेज का एनवायरनमेंट? कैसा लग रहा है? आप एक्साइटेड हैं इस चीज़ को लेकर के? मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। कॉलेज बहुत सुंदर है और वहाँ पे बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और मॉडर्न कैंपस है। वहाँ पे फैकल्टी भी बहुत अच्छी है और मुझे भरोसा है कि मैं बहुत अच्छा डॉक्टर बनूंगा वहाँ से निकल के। वेल, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। और सबसे पहले मुझे ये बताइए कि अभी आप कॉलेज गए हुए हैं और वहाँ पे पढ़ाई शुरू हो गई है? पढ़ाई शुरू हो गई है 3 अच्छा। हफ्ते से। तो आदित्य, मुझे आप पहले बताइए कि अभी आचार्यकुलम से निकले हुए बहुत दिन हो गए हैं और आप अभी एम्स रायपुर में पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो आचार्यकुलम का कौन सा ऐसा चीज़ है जो आप सबसे ज़्यादा मिस करते हैं? आचार्यकुलम का सबसे ज़्यादा मैं अपने दोस्तों को मिस करता हूँ, जो काफ़ी सपोर्टिव थे। जैसे अभी एम्स रायपुर में जब हूँ मैं, वहाँ पे बच्चे काफ़ी कॉम्पिटिटिव नेचर के हैं, टॉप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आचार्यकुलम में सब सपोर्टिव थे, एक दूसरे की मदद करते थे पढ़ाने में या फिर वैसे ही। वेल, आप खुद एक टॉपर हैं, तो कंपटीशन तो वहाँ पे होगा ही होगा। जी बिल्कुल, वहाँ पे इंडिया के वन के ब्राइटेस्ट माइंड्स ही जाते हैं। कॉलेज कैसा चल रहा है? वहाँ के आपके मित्र बने या नहीं बने? वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, एक बैच में 125 स्टूडेंट्स रहते हैं, तो आपको अपने जैसे लोग मिल ही जाते हैं दोस्त बनाने के लिए। और मेरे काफ़ी दोस्त बन गए हैं और हम घूमने भी निकल जाते हैं कभी कभी। लेक्चर्स वगैरह कैसे चल रहे हैं? जो प्रोफेसर्स वगैरह लेक्चर लेते हैं, आई थिंक वहाँ पे डॉक्टर लेंगे, तो कैसा चल रहा है? लेक्चर्स 1 घंटे के होते हैं और उनमें टीचर्स नॉर्मली PPT से पढ़ाते हैं और कभी कभी डस्टर चौक से भी पढ़ाते हैं। मेरे हिसाब से आपको मेडिकल कॉलेज में मेनली खुद ही पढ़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि
अब मेडिकल का सिलेबस इतना वास्ट है, तो आप 1 घंटे में एक टॉपिक में अगर 100 पेज है, 100 पेज रहते हैं एक टॉपिक में, उसे आपको 1 घंटे में एक बच्चों को समझाना है तो पॉसिबल नहीं रहता। इस वजह से टीचर सिर्फ एक इंट्रो दे पाते हैं एक टॉपिक का, उसके बाद हमें रूम में जाके खुद ही पढ़ना होता है। तो क्या प्रैक्टिकल्स वगैरह भी स्टार्ट हुए हैं अभी, या फिर वो बाद में जा करके होते हैं? प्रैक्टिकल्स भी स्टार्ट हो गए हैं और वो पढ़ाई के साथ साइमल्टेनियसली चलते हैं। जो हमने थ्योरी में पढ़ा उसको हम प्रैक्टिकल में अप्लाई करते हैं। जैसे हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ हमारे डाइसेक्शन भी प्रैक्टिस करनी है। हमें एक कैडेवर को काट के देखना पड़ता है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखना पड़ता है, तो उससे मेमोराइजेशन में हेल्प होती है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी आता है। जैसे कि कुछ मूवीज में मुन्ना भाई MBBS में देखा है कि बिल्कुल बॉडी को लेकर के आते हैं और फिर उसको काटते हैं, तो क्या ऐसा भी होता है वहाँ पे? तो जैसे मुन्ना भाई MBBS में बिल्कुल बॉडी को लेके आते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से होता है। सीधा डेड बॉडी को लेके आते हैं और आपको उसको काटना होगा खुद। एक कोई नाइफ देंगे आपको, छाती पे इंसिजन मारना है और उसको फाड़ के हटाना है। उसमें नीचे फैट होगा, चीज के जैसे दिखता है, उसमें बच्चे बेहोश हो जाते हैं। बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहता है काफी बच्चों के लिए। और तो और उस बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए जो फ्लूइड होता है, एम्बार्मिंग फ्लूइड, उसकी भी पंजेंट स्मेल होती है, उसमें एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो ये कौन से ईयर में, फर्स्ट ईयर से होता है या सेकेंड ईयर? ये फर्स्ट ईयर से हो जाता है और बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो आप आचार्यकुलम के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप आचार्यकुलम कब आए थे, कौन सी क्लास में और किस एज में आए थे आप? मैंने आचार्यकुलम 9th में एडमिशन लिया था जब मैं 14 साल का था। अच्छा, तो इस जगह पे आने के लिए क्या ये आपने डिसीजन लिया था या फिर आपके पेरेंट्स ने डिसीजन लिया था? यहाँ पे आने का डिसीजन मेरे पेरेंट्स का था, क्योंकि उन्होंने अपने रिलेटिव से सुना था कि यहाँ पे बहुत दिव्य एनवायरनमेंट है जहाँ पे बच्चे हेल्दी भी रहते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म भी करते हैं एकेडमिकली। तो मेरे रिलेटिव ने एडवाइस किया था कि अगर यहाँ पे आप अपने बच्चे को भेजेंगे तो उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। अच्छा, तो क्या फिर आप इस चीज़ को लेकर के चिंतित थे या फिर आपका न्यूट्रल ओपिनियन था? क्योंकि जब 9th क्लास में रहते हैं, घर पे रहते हैं, तो काफ़ी अटैच्ड रहते हैं। उस समय तो कोविड का टाइम था जब मैं 8th में था, तो अच्छा। मुझे पता है कि मेरी पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हुई थी, ऑनलाइन क्लासेस। ओके। तो मेरे हिसाब से हॉस्टल जाना एक सही डिसीजन होता मेरी लाइफ के लिए, क्योंकि मेरी पढ़ाई फिर बेहतर हो पाती 9th क्लास में। ओके, तो अब आप आचार्यकुलम आए तो घर पे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप अपने परिवार के साथ रह रहे होते हैं, अच्छा खाना मिल रहा होता है अपने मम्मी का खाना, और नो डाउट शेड्यूल और रूटीन उतने अच्छे होते हैं कुछ के और कुछ के नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, जब आप यहाँ पे एक बोर्डिंग स्कूल में आते हैं तो काफ़ी डिफरेंट वे में हर चीज़ को देखते हैं और काफ़ी चेंजेस नज़र आते हैं। तो ऐसा कौन सा चीज़ है जिसको आपको अडॉप्ट करने में काफ़ी समय लगा? कुछ मुश्किलें, जैसे सुबह 4:30 बजे उठना हो गया, तो रोज़ योगा हवन करना हो गया। अच्छा। मेस का खाना खाना, जो मन चाहे वो नहीं खा सकते जो मेस में अभी खाना हो, या फिर अपने पेरेंट्स से रोज़ बात ना कर पाना। ये चीज़ें जो काफ़ी बच्चों को सताती है अपने पहले कुछ महीनों में। ये दिक्कत सब हर बच्चे को होती है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चों को कम होती है, कुछ को ज़्यादा होती है, सब बच्चों को इक्वली होती है। तो आपने फिर इसको ओवरकम कैसे किया और कितने दिनों में ये सारी चीज़ें जो आप होम सिकनेस के बारे में बता रहे हैं, तो कितने दिनों में ये फिर सही हो गया? ये होम सिकनेस में ना कुछ महीनों में चला गया। बच्चे स्टार्टिंग में रो भी रहे थे। अच्छा। लेकिन ये अपने आप चला जाता है धीरे धीरे, जैसे जैसे आप शेड्यूल पे अडेप्ट होते हो। स्टार्टिंग में जब आओगे तो ऐसा लगेगा 4:30 बजे कैसे उठेंगे, तो बहुत मुश्किल काम हो गया। लेकिन धीरे धीरे आप शेड्यूल में ढल जाते हो, को आदत लग जाती है। आदत हो जाती है धीरे धीरे। जैसे कई जगह जहाँ पे मेस का खाना उतना अच्छा नहीं होता, अब माँ का खाना तो नहीं मिलेगा घर के अलावा कहीं पे, लेकिन यहाँ का मेस का खाना भी बहुत अच्छा है। काफी हेल्दी है और सात्विक होने के बावजूद भी स्वादिष्ट है। ओके। जिसकी वजह से उससे दिक्कत नहीं होगी उतनी खाने में। तो मुझे थोड़ा सा आप आचार्यकुलम के बारे में बताएं कि यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, आप इस जगह पे कैसा फील करते थे? आचार्यकुलम का पवित्र एनवायरनमेंट जो है वो आचार्य ऋतंबरा जी के द्वारा संपूर्ण हो पाया है। ये काफ़ी पॉजिटिव एनवायरनमेंट है और यहाँ पे हम एक तरह से नेचर की गोद में रहते हैं। हमें कोई भी परेशानी होती है, समस्या होती है, तो हम आचार्य जी के पास सीधा चले जाते हैं। यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स काफ़ी सपोर्टिव हैं,
जिससे परिवार से इतना दूर रहना मुमकिन हो पाता है। और जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो हमें एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। बच्चों की देखभाल की जाती है, फिर इंश्योर किया जाता है कि हर बच्चा अपना बेस्ट देता है। यहाँ पे बच्चों को नेचर से रूटेड रखा जाता है। अच्छा। और काफ़ी पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है। आचार्य कुलम में मॉडर्न एजुकेशन को इंडियन कल्चर के साथ पैरेलली रखा जाता है। यहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन जैसे हमारे मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, इन सब्जेक्ट्स में कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे शिक्षा, संस्कार, वैल्यूज़ जो होती हैं वो भी सिखाया जाता है संस्कृत के माध्यम से। या तो जूनियर्स को वेद और शास्त्र के अलग सब्जेक्ट भी होते हैं जिनकी वजह से उनको कल्चरली रूटेड भी रहते हैं। तो आचार्य कुलम में जैसा कि आपने ज्वाइन किया और 9th और 10th के क्लासेस के थोड़े एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि कैसा क्लासेस होता था। 9th और 10th की क्लासेस काफ़ी इंटरेक्टिव थी, हमें वेरियस एक्टिविटीज़ असाइन होती थी और वो काफ़ी मज़ेदार एक्सपीरियंस था मेरे लिए और मेरे दोस्तों के लिए। अब जैसे 9th के बाद आप 10th करते हैं और 10th के बाद फिर आप 11th में आते हैं, तो एक मेजर डिसीजन लेना होता है कि किस कैरियर में आपको जाना है। आपको जेईई के लिए प्रिपरेशन करना है या नीट के लिए प्रिपरेशन करना है या फिर आपको और डिफरेंट कैरियर स्ट्रीम्स चूज करने हैं। तो आपने किस तरीके से डिसाइड किया? क्या आपके पेरेंट्स ने आपको, जो कि कभी कभी किसी किसी जगह पे ऐसा होता है, आज के टाइम पे शायद ही देखा जाता है लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा देखा जाता था, और स्टूडेंट्स अब के टाइम पे डिसीजन लेने लग गए हैं, तो आप मुझे थोड़ा अपने बारे में बताएं कि किस तरीके से आपने डिसाइड किया कि हाँ मुझे तो मेडिकल ही करना है। मेरे पेरेंट्स का बहुत पहले से ये सपना था कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने और मुझे भी बहुत इंटरेस्ट था साइंस को लेके और मुझे ह्यूमन बॉडी के बारे में और विस्तार में जानना था, जिसकी वजह से मैंने मेडिकल प्रोफेशन को चूज़ किया। ओके, तो आपने अब चूज कर लिया कि आपको मेडिकल के लिए प्रिपरेशन करना है और डॉक्टर बनना है, तो एक सबसे बड़ा मेजर क्वेश्चन ये उठता है कि प्रिपरेशन करें हम कहाँ से करें, क्योंकि आज के टाइम पे ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑप्शंस हैं जिसमें आप जा सकते हैं। तो आपने दूसरे इंस्टीट्यूट को छोड़ करके पतंजलि कैरियर एकेडमी क्यों चूज किया? आप थोड़ा इसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो हमारे जो आचार्य कुलम का एनवायरनमेंट है वो काफ़ी प्रोटेक्टेड रहता है, बच्चों को डिस्ट्रैक्शन से प्रिवेंट करता है। जैसे बाहर में काफ़ी बच्चे फ़ोन से एडिक्टेड हो जाते हैं या फिर दूसरी चीज़ों से एडिक्टेड हो जाते हैं, तो आचार्य कुलम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पे कोई एडिक्शन का फॉर्म नहीं रहता और तो और बच्चों का यहाँ पे टाइम भी वेस्ट नहीं होता किसी तरीके से। बाहर बच्चों का ट्रांसपोर्ट में टाइम लगता है, रूम को साफ करना, मेंटेन करना, कपड़े धोना, इस सब में बच्चों का काफ़ी टाइम जाता है। छोटा छोटा टाइम जाता है अलग अलग टाइम में, लेकिन ये काफ़ी कंपाउंड होता है जिससे काफ़ी परफॉर्मेंस में इफेक्ट पड़ता है। आचार्य कुलम एक बहुत प्रोटेक्टेड और बेस्ट इन्वायरमेंट देता है जिससे बच्चे पढ़ाई पे फोकस कर पाएँ और दूसरी चीज़ों के बारे में परेशान ना हो। तो थोड़ा सा आप मुझे ये बताइए कि जैसे कोटा है, दिल्ली है और भी अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, तो ये पतंजलि कैरियर एकेडमी दूसरे इंस्टीट्यूट से कैसे अलग है? पतंजलि कैरियर एकेडमी में हर बच्चा इंपॉर्टेंट होता है, हर बच्चे को पर्सनल अटेंशन मिलता है, आप टीचर से डायरेक्टली डाउट सॉल्व कर सकते हो, बैच साइज कम होता है जिस वजह से टीचर को भी टाइम मिलता है हर बच्चे को अप्रोच करने का, देखने का कौन सा बच्चा अच्छा कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, और सिस्टमेटिकली सबको हेल्प करना ताकि कोई पीछे ना रह जाए। दूसरे इंस्टीट्यूट में टॉपर को टॉपर बनाया जाता है, परंतु पतंजलि कैरियर एकेडमी में एवरेज स्टूडेंट को टॉपर बनाया जाता है। आप खुद ही सोचिए, एक बैच जिसमें 100 बच्चे हो और एक टीचर हो, तो क्या उस बैच में हर एवरेज स्टूडेंट को पर्सनल अटेंशन मिल पाएगा? क्या वो बाकी बच्चों को आउटपरफॉर्म कर पाएगा? तो मतलब बाहर स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, यहाँ पे क्या स्ट्रेंथ होती है? यहाँ पे एक बैच में 40 बच्चे हो गए, अबाउट 40 के ऑन एन एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं। और बाहर कितने स्टूडेंट्स होते हैं? बाहर 100 से 150, 200 तक पहुँच जाते हैं एक बैच में बच्चे। और तो और यहाँ पे बच्चों को मोबाइल से भी दूर रखा जाता है जिससे बच्चे अपने पढ़ाई पे फोकस कर पाए और डिस्ट्रैक्ट ना हो। ओके, तो आपने काफ़ी सही बात बताया, मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन तो डेफिनेटली होता है। आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर आप बोल लीजिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि ऑनलाइन सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, स्टूडेंट को ऑनलाइन लेक्चर देते हैं और स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ते हैं। तो आपके ओपिनियन में क्या बेटर है, ऑफलाइन पढ़ना या फिर ऑनलाइन पढ़ना?
मेरे ओपिनियन में ऑफलाइन पढ़ना ही बेटर रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्ट होना बहुत आसान है। आप एक टैब में अपना वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो इतना ईज है दूसरे टैब खोल के यूट्यूब चलाने का कि बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो ही जाएगा। ऑनलाइन लेक्चर में फोकस रखना बहुत मुश्किल होता है। इस एज में बच्चे के लिए ऑफलाइन कोचिंग ही बेटर रहती। ऑनलाइन में बच्चे और टीचर के बीच में एक पर्सनल टच नहीं बन पाता है, उनमें कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा, बच्चा डाउट नहीं पूछ पाएगा, मतलब बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी, बॉन्ड नहीं बन पाता। अच्छा, तो आदित्य मुझे थोड़ा सा आप बताएं कि पतंजलि कैरियर एकेडमी में जो क्लासेस होते हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, वो किस प्रकार के होते हैं? यहाँ पे क्लासेस काफ़ी इंटरेक्टिव होती हैं, और तो और हमें मॉडर्न टेक यूज़ करके, जैसे कि बायो में हम पीपीटी से पढ़ लेते हैं, और फिजिक्स में हमें वीडियो लेक्चर्स भी दिखाते हैं टॉपिक से रिलेटेड, और केमिस्ट्री में हमारी फैकल्टी 3D मॉडल्स भी लाती हैं, जिससे बच्चों को इमेजिन करना बहुत आसान हो जाता है। ओके, तो जैसे कि आपने मेडिकल स्ट्रीम ऑप्ट किया है, तो इसमें फिजिक्स होंगे, केमिस्ट्री होगा और बायोलॉजी होगा। तो अगर हम लोग बायोलॉजी की बात करें तो ये अपने आप में एक वास्टनेस है, और स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा फियर होता है कि काफ़ी ज़्यादा रटना पड़ेगा, और उसके कारण से वो डरते भी हैं काइंड ऑफ। तो थोड़ा सा आप मुझे बायोलॉजी के बारे में बताइए कि किस तरीके से अप्रोच किया जाए। बायोलॉजी में प्रॉब्लम ये आती है बच्चों की कि इसमें बहुत वास्ट इंफॉर्मेशन होती है, बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, इस वजह से बच्चों को दिक्कत होती है। लेकिन हमें इसको कॉम्बैट करने का ये तरीका है कि हमें फुल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हर एक टॉपिक की। अगर एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो हर टॉपिक की, तो फिर उसे याद करना ज़्यादा आसान हो जाता है एज़ कम्पेयर टू रोट मेमोराइजेशन। ओके, दूसरा सवाल ये उठता है कि क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे हैं, अगर मेडिकल स्ट्रीम को चूज़ किए हैं तो उनको मैथ्स तो पढ़ाया जाता नहीं, लेकिन फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि मैथ्स वापस से पीछा नहीं छोड़ता है, और बच्चे इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, ज़्यादातर फिजिक्स वीक हो जाता है। तो किस तरीके से फिजिक्स को ओवरकम करना चाहिए, उसको एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाना चाहिए? ये बात तो सही है कि सबसे ज़्यादा जो नीट एस्पिरेंट्स के लिए प्रॉब्लम की बात होती है वो फिजिक्स ही होती है, क्योंकि उन्हें मैथ्स का बैकग्राउंड होता नहीं है, तो फिर उनको काफ़ी मुश्किल होती है सब्जेक्ट को फेस करने में। तो फिजिक्स के लिए तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप हर क्वेश्चन को पढ़कर एक बार सही से इमेजिन कर लें, माइंड मैप बना लें कि हो क्या रहा है। अगर आप एक माइंड मैप बना लें और फॉर्मूलाज याद रखें, तो फिर आपके लिए फिजिक्स भी उतना मुश्किल नहीं रहेगा। ओके, तो जो क्लासेस वगैरह होते थे और जो शेड्यूल्स वगैरह होते हैं आपके, उसमें फिर आपको कितना समय मिल जाता है सेल्फ स्टडी के लिए? सेल्फ स्टडी के लिए मुझे रोज़ 7-8 घंटा मिल जाता था अपार्ट फ्रॉम रेगुलर क्लासेस, तो वो काफ़ी प्रोडक्टिव रहते थे, और मैं बहुत कम टाइम वेस्ट करता था। जैसे ही क्लासेस से आया, पढ़ाई चालू, और ये मेरे लिए स्टार्टिंग में मुश्किल था, मुझे अपने माइंड को कंडीशन करना पड़ा, आदत डालनी पड़ी इस हेक्टिक शेड्यूल के लिए। तो मैंने खुद को काफ़ी ट्रेन किया है ऐसे पढ़ाई करने के लिए। आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट या फिर बोल लें स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट कौन सा था? मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट फिजिक्स ही था, क्योंकि मुझे उसको पढ़ने में बहुत मज़ा आता था। ओके, क्योंकि अनलाइक अदर स्टूडेंट्स जिनको फिजिक्स से फियर होता है, डर होता है, और आपको फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, विच इज़ एक्सेप्शनली गुड। तो दूसरा मुझे बताइए फिर, आपका वीकेस्ट या फिर सबसे जो बोरिंग चैप्टर आपको लगता था या फिर सब्जेक्ट लगता था, वो कौन सा था? कोई सब्जेक्ट मेरा एक तरह से वीक तो नहीं था, लेकिन मुझे बायोलॉजी में काफ़ी मन करता था इन डेप्थ नॉलेज के लिए। मैं इसको हमेशा अचीव नहीं कर पाता था, लेकिन मैंने अपनी तरह से पूरी कोशिश की ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने का। मुझे कई बार मन करता था और विस्तार में जाने का, हर टॉपिक को बहुत एक्सप्लोर करने का, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करने का। तो इस वजह से जो बेसिक लाइंस होती है जो हमें याद रखनी होती है, एनसीईआरटी की कुछ लाइंस हमें याद ही रखनी है, आपको समझ आए ना आए तो वो आपको याद ही रखनी होती है। तो थोड़ा सा मुझे आप शेड्यूल के बारे में बताएं कि आचार्यकुलम और पतंजलि कैरियर एकेडमी में आपका शेड्यूल क्या रहता था? यहाँ पे हमारा शेड्यूल कुछ इस प्रकार रहता था। हमें प्रतिदिन 4:30 बजे उठकर योग करना होता था, जिसके बाद हम 8:30 बजे को अपनी क्लासेस के लिए जाते थे।
और फिर वो 1:30 बजे तक रहती थी। फिर हम लंच करके आते थे, थोड़ा फ्रेश होते थे, फिर वापस हम सेल्फ स्टडी के लिए वापस एकेडमिक जाते थे, जहाँ पे फिर हम 7:30 बजे तक रहते थे। ओके। सारी सेल्फ स्टडी एकेडमिक में हो जाती थी। उसके बाद डिनर करके फिर हम रूम पे आते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं और फिर सो जाते हैं। जल्दी जल्दी सो जाते थे। जल्दी सो जाते थे। तो इसमें 2 चीज़ें मैं जानना चाहूँगा। एक तो कि यहाँ पे आप जो योग करते हैं उसमें क्या फ़ायदा होता है? एज़ ए स्टूडेंट इसके क्या बेनिफिट्स हैं? थोड़ा-सा उसके बारे में बताएँ। मैं ये मानता हूँ कि आप बिना स्वास्थ्य के पढ़ाई नहीं कर सकते, और स्वास्थ्य को मेंटेन करने का बेस्ट तरीका है योग। योग से आप अपने बॉडी को स्वस्थ शुद्ध रख सकते हैं। ये हमारे इंडियन कल्चर का वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्शंस है। योग के बाद हम काफ़ी फ्रेश फील करते थे, जिससे हम पूरे दिन एनर्जाइज रहते थे और हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स नहीं आते थे। हम पूरा दिन इफेक्टिवली और ऑप्टिमली परफॉर्म कर पाते थे। अच्छा, तो किस-किस प्रकार के आप योगा करते थे? हम उसमें योग में क्या-क्या कराया जाता था? थोड़ा-सा उसके बारे में बताएँ। योग में पहले तो हमारा वार्म अप हो गया, उसके बाद एक फिजिकल पार्ट है जिसमें हम उठक बैठक और दंड करते हैं। उसके बाद एक मेंटल पार्ट हो गया जिसमें अपने मेंटल पीस को मेंटेन कर पाते थे प्राणायाम के थ्रू। तो इससे हम पूरे दिन फ्रेश फील करते थे, एनर्जाइज रहते थे और ऑप्टिमली परफॉर्म कर पाते थे। ओके। दूसरा चीज़ ये है कि एक आपने हवन के बारे में बताया, तो थोड़ा-सा हवन के बारे में बताइए कि उसमें क्या होता था? हवन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है बच्चों के मेंटल पीस को मेंटेन करने के लिए। प्रतिदिन हवन करने से एक रिवीजन हो जाता है बच्चों का, हमारे बेसिक वैल्यूज से, प्रिंसिपल से, जिससे हटना नहीं हमें। अच्छा, सो आप मुझे अब थोड़ा-सा एक भोजन के बारे में बताएँ। आप लंच और डिनर और ब्रेकफ़ास्ट जैसा कि आपने बताया, तो कैसा भोजन रहता है यहाँ पे? आचार्य कुलम का भोजन काफ़ी सात्विक रहने के बावजूद काफ़ी स्वादिष्ट भी रहता है। यहाँ के भोजन में पहले तो बच्चे कंप्लेन करते हैं कि प्याज नहीं है, लहसुन नहीं है, उनको नॉनवेज भी नहीं मिलता, इससे कंप्लेन तो करते हैं, लेकिन यही इसी तरह का भोजन सबसे बेस्ट है आपके लिए। इससे मेडिटेरेनियन भोजन कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड होता है ये बॉडी के लिए। इसमें सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है जिसकी आपको ज़रूरत है, और ये काफ़ी सस्टेनेबल भी है, इस वजह से ये बेस्ट न्यूट्रिशन है। अच्छा, सो क्लास जो आपकी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो की होती थी, उसके बाद फिर आप जब सेल्फ स्टडी करते थे, तो आप समय को किस तरीके से डिवाइड करते थे? जो आपको सेल्फ स्टडी मिलता था, उसमें आप कितने घंटे फिज़िक्स को देते थे, कितने केमिस्ट्री को और कितने बायो को देते थे? मैं ये डिसीजन उस बेसिस पे लेता था कि मेरा कौन सा टॉपिक वीक है। जैसे कभी बायो में कोई टॉपिक वीक हो गया तो बायो को ज़्यादा समय देना है, फिजिक्स में कोई वीक हो गया फिजिक्स को देना है। मेन था कि मैं एक दिन में एक ही सब्जेक्ट को टैकल करता था, क्योंकि उसमें मेरा एक फ्लो बन जाता था, फिर मैं उसी को पढ़ता रहता था काफ़ी देर तक। तो बाकी ये हर बच्चे पर डिपेंड करेगा उसके लिए क्या आसान है, किस अगर वो एक ही सब्जेक्ट को बहुत देर तक पढ़ पा रहा है कि नहीं। तो ये काफ़ी सब्जेक्टिव होगा कि कौन का सब्जेक्ट कब और कितनी देर तक टैकल करना चाहिए। मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट को जनरली फिज़िक्स से फ़ियर होता है, तो उस फ़ियर को ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या बेस्ट अप्रोच रहता है? फिज़िक्स के लिए आपको बेसिक्स स्ट्रॉन्ग रखने चाहिए। तो स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं, फोर्स, मोशन, इन सब में बच्चे को एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाना चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा, आपको हर क्वेश्चन को इमेजिन करना है, 3D लेआउट में एनविजन करना है और उस हिसाब से आंसर करना है। बाकी कई बार फिज़िक्स में ही बहुत इम्पोर्टेंटली बच्चे क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ते हैं, उसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्वेश्चन का हर एक शब्द इम्पोर्टेंट है और आपको हर जगह कंसंट्रेट करना होगा, क्योंकि एक शब्द को भी आपने गलत कैच कर लिया तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है फिज़िक्स में। बिल्कुल। तो अगर मैं मान के चलूँ कि जैसे कि फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, उसमें 1 घंटे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप कितने क्वेश्चन कर पाते थे? 1 घंटे में मैं बायोलॉजी के अबाउट 150 क्वेश्चन कर लेता था, केमिस्ट्री के अबाउट 60 और फिज़िक्स में 45 क्वेश्चंस। ओके। तो जब एग्ज़ाम्स देते हैं बच्चे लोग और जब आप एग्ज़ाम दे रहे थे,
तो आपका एग्ज़ाम में क्या अप्रोच रहता था? सबसे पहले तो एग्ज़ाम में बायोलॉजी को टैकल करना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी लेंदी रहता है। और एक बार बायोलॉजी अगर कंप्लीट हो जाए तो एक मोटिवेशन मिलता है बच्चे को, एक प्रोग्रेस अचीव हो जाती है। तो उसके बाद उस मोटिवेशन से वो बेटर परफॉर्म कर पाता है केमिस्ट्री और फिजिक्स में। तो उसके बाद केमिस्ट्री पे फोकस करना, उसके बाद फिजिक्स को लास्ट रखते हैं। तो क्या स्ट्रेटेजी आप इसमें अपनाते थे? मतलब पहले सारे क्वेश्चंस एक बार में ही करते थे केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, बायो के, या फिर पहले इजी फिर मॉडरेट फिर टफ, क्या अप्रोच रहता था? सबसे पहले जो क्वेश्चन मुझसे देख के हो जा रहे हैं या फिर जिनमें मिनिमल कैलकुलेशन है, ज़्यादा सोचने नहीं पड़ता, जिनके बारे में मैं श्योर हूँ, उनको मैं पहले कर लेता था तीनों सब्जेक्ट के। वो सब जो कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं सारे मुश्किल क्वेश्चन जो मैंने छोड़ दिए हैं उनको कर लेता था। लगभग कितने क्वेश्चन रह जाते थे जो मुश्किल वाले हैं? क्योंकि ये ऑफ कोर्स स्टूडेंट पे डिपेंड करता है वो कितने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन किया है। तो आपके लिए आप कितने क्वेश्चंस मतलब छोड़ देते थे कि हाँ इसको लास्ट में मुझे करना, और कितने टाइम के लिए उसे छोड़ते थे? बायो के अबाउट मैं 5-6 क्वेश्चन छोड़ देता था, केमिस्ट्री में भी उतने ही, और फिजिक्स में 7-8 क्वेश्चन छोड़ देता था, अगर जो लेंदी रहेंगे उनको बाद में करने के लिए। तो कितना टाइम आपको एनफ मिलता था उसको वापस से अटेम्प्ट करने के लिए? इन क्वेश्चंस को मैं आखिरी आधे घंटे में टैकल करता था। आखिरी आधे घंटे में? आपके यहाँ पे जो एग्ज़ाम्स होते थे उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी? हमारे मॉक एवरी 2 वीक्स रहते थे, जिसमें लास्ट के टाइम में हम इसकी फ्रीक्वेंसी हमने बढ़ाई भी, एवरी वीक रख दिया पहले मॉक, फिर एवरी डे भी हम, एक टाइम था जब हम रोज़ मॉक देते थे। रोज़ मॉक देते? रोज़ एक देते थे मॉक। तो कैसा मतलब बेनिफिशियल होता था डेली एक मॉक दे पाना? डेली एक मॉक देना मुश्किल तो होता था, क्योंकि उसके साथ आपको पढ़ाई भी मैनेज करनी है, लेकिन उससे काफ़ी एक्सपीरियंस भी मिलता है, आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और आप बेटर प्रिपेयर हो जाते हो फेस करने के लिए एक्चुअल एग्जाम को। टाइम मैनेजमेंट एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप एग्ज़ाम को दे रहे होते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट आप उसमें किस तरीके से करते थे? कितना टाइम आप देते थे बायो को, देन केमिस्ट्री को, देन फिजिक्स को? बायो को मैं 45 मिनट्स देता था, केमिस्ट्री को भी 45 मिनट्स, और फिजिक्स को मैं 1 आवर देता था, क्योंकि फिजिक्स काफ़ी लेंदी होती है और काफ़ी ध्यान से सॉल्व करनी होती है। उसके बाद आखिरी के आधे घंटे में मैं जो बचे क्वेश्चन थे उनको टैकल करता था। मैं बायोलॉजी को अबाउट 45 मिनट्स देता था, केमिस्ट्री को भी 45 मिनट्स, और फिजिक्स को भी 1 आवर। फिजिक्स को 1 आवर देता था मैं, क्योंकि वो काफ़ी लेंदी रहती थी, उसको बहुत ध्यान से सॉल्व करना रहता है। आखिरी आधे घंटे में मैं जो बचे क्वेश्चन थे उनको कंप्लीट करता था। ये मेरा स्टार्टिंग का टाइम मैनेजमेंट था, लेकिन आगे चलते चलते मैंने कुछ पेपर्स को 2 घंटे में, 1.5 घंटे में, इतने में भी कंप्लीट करना स्टार्ट कर दिया। तो मतलब आपने जो क्वेश्चंस होते हैं, आई थिंक 90 प्लस 45 प्लस 45, 180 टोटल क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 3 घंटे आपको दिए जाते हैं। तो आप पूरा 180 क्वेश्चंस 1.5-2 घंटे में कंप्लीट कर लेते थे? जी, मैं 1.5-2 घंटे में, एंडिंग में जाके जब मेरी बहुत प्रैक्टिस हो गई, जब रोज़ मॉक होने लगे, तो फिर मैं 1.5-2 घंटे में कंप्लीट कर लेता था एक पूरा मॉक पेपर को। ओके, वाह! ये तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है कि इतने कम समय में आपने पूरे पेपर को कंप्लीट कर लिया, जो कि मुझे लगता है सिर्फ प्रैक्टिस से ही हो पा रहा होगा। आपके जो रेगुलर एग्ज़ाम्स होते थे, उसमें आपके सबसे मिनिमम मार्क्स कितने आए और सबसे मैक्सिमम मार्क्स कितने आए थे? मेरे मिनिमम मार्क्स 570 आए थे, जो आई थिंक मेरे थर्ड मॉक में मुझे मिला था, और मेरे मैक्सिमम मार्क्स 715 थे, जो एंडिंग के मार्क्स में आया था। तो अगर एग्ज़ाम में किसी स्टूडेंट को कम नंबर आ रहा हो, तो उसको किस तरीके से एलिमिनेट करना चाहिए? क्या अप्रोच रखना चाहिए? कैसे तरीके से वो अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ योर सिस्टम्स। तो अगर आप अपने पढ़ने के हैबिट्स को और अपने शेड्यूल को इम्प्रूव करोगे तो आपके मार्क्स नेचुरली इम्प्रूव होते रहेंगे। तो सबसे पहले आप अपने सिस्टम्स को इम्प्रूव करो, तो उससे आपका रिजल्ट अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसे कि आप क्लासेस वगैरह करते हैं, क्लासेस करने के बाद फिर स्टूडेंट को सबसे पहले क्या करना चाहिए? क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों में सोचते रहते हैं कि पहले क्लास लेक्चर नोट्स करें या फिर जो क्वेश्चंस हैं उसको अटेम्प्ट कर लें जो होमवर्क मिले हैं। तो क्या अप्रोच आपका क्या रहता था?
सबसे पहले क्लासेस ख़त्म होने के बाद आपको रिविज़न करना चाहिए, जो भी आपने क्लास में पढ़ा है, क्योंकि क्लास ख़त्म होने के बाद आप 50% तो भूल ही जाते हो जो भी पढ़ा है इमीडिएटली बाद, और अगले दिन तक तो आप 70-90% तक भी भूल जाओगे। तो आपको क्लासेस के इमीडिएटली बाद एक बार रिविज़न करना चाहिए, अपने क्लास में क्या पढ़ा, और आपको अपने वर्ड्स में एक समरी बतानी चाहिए कि अपने क्लास में पढ़ा क्या, जिससे बेटर मेमोरी रिटेंशन होता है टॉपिक्स का। ओके, तो जो सब्जेक्ट्स हैं, अगर किसी स्टूडेंट को उसमें फियर हो रहा है और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा डाउट रह जाते हैं और काफ़ी टफ रहते हैं, जिसके कारण से स्टूडेंट उसको सॉल्व नहीं करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स उसको स्किप नहीं कर पाते हैं, वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही चेंज कर लेते हैं, दूसरे बायो में शिफ्ट कर जाते हैं और ज़्यादा वो पीछे ही चला जाता है, तो उसके कारण से नंबर कम आने लग जाते हैं टेस्ट में। तो इस चीज़ को कैसे टैकल करना चाहिए? वेल ऑफ कोर्स, अगर आप किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं तो आपको उसको और टाइम देना पड़ेगा, उसमें और एफर्ट डालना पड़ेगा, और अपने टीचर्स और फैकल्टी की हेल्प लेनी होगी, ताकि आप उस पीछे सब्जेक्ट में पीछे ना छोड़ जाओ, क्योंकि हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट, आपको हर सब्जेक्ट को टाइम देना पड़ेगा, कोई सब्जेक्ट का वीक नहीं रहेगा, क्योंकि अब इंजीनियरिंग तो है नहीं कि लो मार्क्स में भी आपको कोई कॉलेज मिल जाए, यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट को अच्छे से करना पड़ेगा। ओके, तो आपने 2 साल पढ़ाई करी और 2 साल पढ़ाई करने के बाद फिर आपका नीट का एग्ज़ाम आता है, तो नीट के एग्ज़ाम के 2 दिन पहले या 3 दिन पहले क्या करना चाहिए स्टूडेंट को, और आपने उस टाइम पे क्या किया था? नॉर्मली तो स्टूडेंट्स जो एंड मोमेंट पे एक बेसिक अपने शॉर्ट नोट्स हो गए, समरी हो गया, या फिर फॉर्मूला कॉपी हो गई, उसको पढ़ते हैं। तो मैं भी यही रेकमेंड करूँगा, इतना वास्ट सिलेबस है 2 साल का, तो काफ़ी चीज़ें आप भूलने लग जाते हो एंडिंग में जाके, स्ट्रेस को लेके भी, टेंशन को लेके भी। तो आपको एक बार सही से रिवीजन कर लेना चाहिए आखिरी के 3-4 दिनों में, ताकि वो चीज़ आपके माइंड में फ्रेश रहे। बढ़िया। तो जब नीट का एग्ज़ाम होता है और 25 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स सेंटर पे पहुंचते हैं, तो स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा नर्वस, कुछ एक्साइटेड और मिक्स्ड काइंड ऑफ फीलिंग्स होते हैं। आपका उस समय क्या फीलिंग्स था? आप एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचे तो आप क्या सोच रहे थे? एग्ज़ाम सेंटर में पहुंच के मुझे समझ में आया कि कितने बच्चे यहाँ पे इसी रेस में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि नीट में अबाउट 25 लाख स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं हर साल एक एग्ज़ाम को देने के लिए। तो वहाँ पे जो भीड़ लगी मैंने, और सोचा मैंने कि कितने बच्चे पेपर को देते हैं और मेरा कितना टफ कंपटीशन है, तो उसको देख के मैं थोड़ा सा नर्वस हुआ। फिर आपने क्या किया? वो नर्वसनेस को खुद एलिमिनेट कर लिया या फिर टाइम के साथ वो सही हो गया? नर्वसनेस तो हर बच्चे को रहेगी, नर्वस होना नेचुरल है, आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा एग्जाम दे रहे हैं आप, तो नर्वस होना नेचुरल है। आपकी जो जीत आती है वो होती है नर्वस होके भी आप कॉन्फिडेंट रहे, नर्वस होके भी आप फंक्शन कर पाए। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, करेज इज नॉट द लैक ऑफ फियर बट मूविंग फॉरवर्ड एनीवेज। ओके, तो आप जब नीट का एग्ज़ाम दे रहे थे तो उस समय फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो जो सेक्शंस होते हैं उसमें अटेम्प्ट करते करते कुछ मिस्टेक्स वगैरह हो जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा कोई मिस्टेक हुआ था, या फिर आप ओवरऑल पेपर के एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा बताएं? पेपर में बायोलॉजी काफ़ी लेंदी थी, मैंने बायो को काफ़ी टाइम दिया था, जिसकी वजह से मैं फिज़िक्स में कुछ क्वेश्चन छूट गए थे। बाकी मैं पेपर को देख के थोड़ा डर भी गया था, क्योंकि मैंने ऐसा पेपर बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जैसे अगर आप 2024 का और 2025 का पेपर एक बार कंपेयर करें, आपको विश्वास नहीं होगा कि आप सेम एग्ज़ाम दे रहे हैं। बहुत डिफरेंट था 2025 का पेपर, और ये हर बच्चे के लिए एक शॉक था, एक सरप्राइज़ था एग्ज़ामिनेशन हॉल में। तो मैं उस समय काफ़ी टेंशन में आ गया था, लेकिन मुझे पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, यहाँ पे मैं टेंशन अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने जल्दी से खुद को वापस फोकस किया, और जितनी जल्दी हो सके मैंने फिर भी फिजिक्स को सॉल्व किया। ओके, तो अब आपने नीट का एग्ज़ाम दे दिया और आती है अब रिज़ल्ट की बारी। तो रिज़ल्ट के टाइम पे आप कहाँ पे थे? रिज़ल्ट के टाइम में मैं अपने घर पे था, कोलकाता में। ओके, सो जिस दिन रिज़ल्ट आया उस दिन आपका और आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? जब आपने रिज़ल्ट देखा या फिर सुना, तो उस समय फिर आप क्या सोच रहे थे?
जब हमने फर्स्ट टाइम रिजल्ट देखा, हम काफ़ी एक्साइटेड थे, जैसे हम चैन की सांस ली हमने क्योंकि इतना मुश्किल पेपर था और हमें पता है कि मार्क्स 601 है और पिछले साल के स्टैटिस्टिक्स देखें तो 601 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए काफ़ी एम्बिगुअस सिचुएशन थी, आपको पता नहीं कि आपको अच्छा कॉलेज मिल पाएगा कि नहीं। तो जब मैंने अपनी रैंक देखी तो मैं काफ़ी सरप्राइज था और हैप्पी था कि मुझे एक बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, मेरी अच्छी रैंक आई। तो आपका क्या रैंक आया था और क्या परसेंटाइल थे आपके? मेरी रैंक थी ऑल इंडिया रैंक 1292, जिसमें मेरी परसेंटाइल बनी 99.93 और मेरा बेस्ट सब्जेक्ट गया फिज़िक्स, जिसमें मेरी परसेंटाइल थी 99.95, क्योंकि मैंने फिज़िक्स को काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया था और मैंने काफ़ी एडवांस क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस की थी। ओके, तो अब आपका आगे क्या लक्ष्य है? आप आगे के बारे में क्या सोच रहे हैं? मेरा प्लान है कि मैं एक काफ़ी अच्छा काबिल डॉक्टर बनूंगा और मेरे एक एडिशनल एम है इंडिया में अवेयरनेस स्प्रेड करने का, बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज़ में, अपनी हेल्थ को खुद मेंटेन रखने का, क्योंकि कई बार आप डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हो, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अगर आप खुद को सही से संभालना सीख जाओ एक बार, तो फिर आप काफ़ी डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हो, स्पेशली कम्युनिकेबल डिसीज़ को। तो फ्री टाइम में आप क्या करते हैं? आपके हॉबीज़ क्या हैं? फ्री टाइम में मैं चेस खेलना पसंद करता हूँ। मेरी चेस में रेटिंग है 1400 और तो और मैं सिंगिंग भी करता हूँ और नॉवेल्स भी पढ़ता हूँ, बोथ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। मैंने रिसेंटली द साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ी थी बाय मॉर्गन हाउसेल एंड आई लाइक्ड इट वेरी मच। तो काफ़ी टैलेंटेड है आप। अपार्ट फ्रॉम योर एकेडमिक्स आप और भी चीज़ों में टैलेंट और इंटरेस्ट रखते हैं। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो मुझे बताएं, पतंजलि करियर एकेडमी ने आपके सक्सेस में किस तरीके से हेल्प किया? पतंजलि करियर एकेडमी का काफ़ी बड़ा योगदान रहा मेरी सक्सेस अचीवमेंट में। एक्चुअली पतंजलि करियर एकेडमी के हेड मिस्टर प्रदीप जी ने मुझे पर्सनली काउंसिल किया था जब मेरे 12th के मिड टर्म्स में बायो में मार्क्स कम आ रहे थे मॉक्स में। तो उन्होंने काफ़ी मुझे हेल्प किया इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने में, एडवाइस दी और मेरा रिबाउंड भी हो गया, मैं बायो में वापस अच्छे मार्क्स आने लग गए थे। तो आदित्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। इसी तरीके से आप अपना नाम रोशन करते रहें और अपना फ्यूचर और कैरियर, अपने सपनों को इसी तरीके से साकार करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर।